हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग हाब्स रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके पहले सामाजिक समझौते सिद्धांत से हमारे 4 वीडियोज फ्रेंड्स आ चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने टॉमस हाब्स रूसो के बारे में, उनके सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में, उसकी आलोचनाओं के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उनकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में, सब के बारे में विधिवत एक एक पॉइंट पर अच्छे से अध्ययन किया है। उस वीडियो को यदि आपने देखा है तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे और जब आप सेट बनाते होंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता होगा उस टॉपिक से, ये मेरा दावा है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे आते हैं या पूछे जा सकते हैं उस वीडियोज में उन सबको बताने का, उसके बेस को समझाने का आपको अच्छे से प्रयास किया गया है। यह वीडियो बनाने का फ्रेंड्स मेरा उद्देश्य ये था कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सर जो है तीनों विचारकों को एक साथ आप तुलनात्मक रूप से पढ़ा देंगे, थोड़ा और हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। और मुझे भी ऐसा लगा कि जिन लोगों ने मेरे अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो को देखा है हाब्स रूसो को, उनका कॉन्सेप्ट तो मजबूत है, लेकिन जब तीनों विचारकों को एक साथ वो अध्ययन करेंगे, तीनों विचारकों को एक साथ पढ़ेंगे, तो उनमें जो अंतर है, उनकी जो बारीकियां हैं, उसमें क्या समानताएं हैं, ये उनके कॉन्सेप्ट को और मजबूती प्रदान करेगा। तो इसी उद्देश्य से आज का यह वीडियो हाब्स रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन का जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट जो मजबूत है वो और मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादकों में हाब्स और रूसो तीनों का नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है और तीनों ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन आधुनिक युग में किया। तीनों के सामाजिक समझौते सिद्धांत को अलग अलग वीडियो में अलग अलग आपने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया आपको। और आज की इस वीडियो में हम हाब्स रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तीनों को एक साथ रखकर देखने वाले हैं कि तीनों के विचारों और दृष्टिकोण में क्या समानता है और क्या असमानता है। देखिए, ऊपर लिखा है हाब्स रूसो, नीचे जो है पुस्तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेंड्स जिस पुस्तक में किया उसका नाम लेवियाथन है और यह पुस्तक जो है 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डेट भी आप याद रखिएगा और पुस्तक का नाम बहुत पूछा हुआ है, जितने भी चीज़ें लिखे हैं सब बहुत पूछे हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। लाक ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो कि 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इसको हिंदी में सामाजिक समझौता कहते हैं, इस पुस्तक में जो कि 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसमें जो है अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं मानव स्वभाव। सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा था, इसको तीनों लोगों ने बताया है। तो देखिए, हाब्स का कहना है कि मानव स्वभाव कैसा था, तो हाब्स ने मानव को केवल बुरे पक्ष का वर्णन किया। जब भी परीक्षा में आप जाएंगे, अगर वहाँ पर केवल मानव के बुराई ही लिखा हो, केवल बुराई, बुरे पक्ष का ही वर्णन हो, तो आप समझ लीजिए कि वो हाब्स के विचार हैं, ठीक है। और लाक ने केवल अच्छे पक्ष का वर्णन किया। जब केवल अच्छाई ही अच्छाई दिखाई दे आपको कि मानव अच्छा था, मानव सहयोगी था, प्रेमी था, सब कुछ अच्छा लिखा रहे, तो आप समझ लीजिएगा वो लाक का विचार है। इसने केवल अच्छे पक्ष का वर्णन किया, इसने केवल बुरे पक्ष का वर्णन किया। और हाब्स और लाक दोनों को मिला देंगे तो आप रूसो बन जाएंगे। इसने अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का वर्णन किया है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अच्छे पक्ष का वर्णन लाक ने किया, केवल बुरे पक्ष का वर्णन हाब्स ने किया और अच्छे और बुरे दोनों का वर्णन रूसो ने किया। अब हाब्स ने कहा कि मानव कैसा है, तो मानव का स्वार्थी है। देखिए, सब बुराई दी होगी, स्वार्थी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, एकाकी रहना है, ये मतलब समाज में रहना पसंद नहीं करता, वो एकाकी रहना पसंद करता है। पाशविक है, पशु के समान है, पाशविक मतलब पशु के समान। अपवित्र है, आत्मकेंद्रित है, आत्मकेंद्रित मतलब केवल अपने बारे में सोचता है, भयग्रस्त है और राक्षसी प्रवृत्ति का है। यानी राक्षस, कुल मिलाकर के जितना भी गुण आपको दिखा रहा है सब राक्षसी प्रवृत्ति वाला है।
यानी जितने भी बुराई वाला गुण है वो सब ने हाफ्स ने बताया, ठीक है। और यूं ही जब आप लाख में पहुंचेंगे तो देखेंगे सब कुछ अच्छा बताएगा कि मानव क्या था, मानव स्वभाव कैसा था, तो मानव सहयोगी था, मानव परोपकारी था, शांतिप्रिय था, दयालु था, प्रेमी था, यानी व्यक्ति से प्रेम करता था, एक दूसरे के साथ रहना पसंद था उसको, सामाजिक था, वो समाज में रहना पसंद करता था, अकेले रहना पसंद नहीं करता था। हाफ्स ने एकाकी कहा, लेकिन लाख का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था, विवेकपूर्ण था, उसके अंदर बुद्धि थी, विवेक था, और वो सद्भावना युक्त प्राणी था, यानी कि सबके साथ प्रेम व्यवहार मिला करके रहना पसंद करता था, सद्भावना से युक्त था, ठीक है। अब रूसो को आइए आप, रूसो में देखिएगा अच्छे और दोनों बुरे दोनों विचारों का वर्णन है। इसके शब्दावली को आप पकड़िएगा, देखिए आदर्श बर्बर, प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव कैसा था, आदर्श बर्बर था, आदर्श मतलब अच्छा था, बर्बर मतलब बहुत पशु के समान बहुत क्रूर था। तो दोनों शब्दावली मिली हुई है आपको, आदर्श भी था, बर्बर भी था, ठीक है। भद्र पशु, इसने उसके लिए एक नोबेल सेवेज शब्द का प्रयोग किया अंग्रेजी में। नोबेल सेवेज का मतलब भद्र पशु था, यानी पशुवत जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वो पशुवत जीवन जो था आदर्श था, अच्छा था, यानी भद्र पशु था वो, ठीक है। ये वर्ड देखिएगा, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, स्वाभाविक रूप से निर्दोष, यानी ये वर्ड ही आप मिलेगा आपको ऐसे ही, स्वाभाविक रूप से निर्दोष था वो। निर्दोष कहने का मतलब उसके अंदर कोई पाप उप नहीं थी। आगे था पशुतुल्य और निष्पाप। पशुतुल्य निष्पाप का मतलब है कि पशु के समान निष्पाप था वो। जैसे पशु जो है जंगल में रहता है, घूम रहा है, टहल रहा है, वो ये नहीं समझ पाता किसी को मार दिया, किसी पेड़ उखाड़ दिया, तो उसको अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि उसने पेड़ को उखाड़ दिया, किसी को मार दिया है तो उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी अरे मार दी, उसको लग गया होगा चोट, ये बुद्धि नहीं है उसके अंदर। तो पशु के समान मतलब उसके जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, या तो अपनी आत्मरक्षा मारा होगा, ये चल रहा है मस्ती में साड़ है, पेड़ को ही उखाड़ दिया होगा, या किसी को मार दिया होगा, किसी को खा लिया होगा, तो उसको अंदर ये नहीं कि हमने उसको खा लिया, उसकी जीव की हत्या कर दी, तो ये उसके अंदर मतलब कि लगता नहीं कि हमने पाप किया है कोई। इसीलिए लिखा गया कि पशुतुल्य था, निष्पाप था, मतलब समझ नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सहज भावना से कार्य करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। तो आप देखिए इनकी शब्दावलियों को, यहाँ देखिए पशुतुल्य लिखा है, यहाँ आप लिखा है पाशविक। आप कहेंगे सर ये तो हाफ्स का हो गया, हाफ्स पाशविक रहेगा तो वो हाफ्स में जाएगा, पाशविक ही नहीं देगा, इसके साथ साथ और भी चीज़ें देगा, जैसे स्वार्थी, झगड़ालू और पाशविक, 2-3 वर्ड देगा ताकि आप आसानी से पकड़ लीजिए। यहाँ जब देगा तो आपको ये वर्ड देगा, आदर्श बर्बर देगा, भद्र पशु देगा, स्वाभाविक रूप से निर्दोष देगा, ये शब्दावली देगा, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये रूसो का है। आदर्श बर्बर, भद्र पशु, सहज भावना से कार्य करने वाला बुद्धिहीन प्राणु, पशुतुल्य निष्पाप, ये सब ऐसे वर्ड आप देखे रहिएगा, ठीक है। और लाख को तो आप पहचान लोगे, जब सहयोगी, परोपकारी, शांतप्रिय, दयालु देगा तो आप पहचान लोगे। तो यानी कहने का मतलब कि एक वर्ड नहीं देगा, केवल 2-3 वर्ड देगा, ठीक है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है सर फ्रेंड्स। तो ये मानव स्वभाव हो गया। अब इनकी प्राकृतिक अवस्था, जब मानव स्वभाव इस तरह से था तो प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी, तो इसकी कल्पना हाफ्स ने क्या की कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो अराजकता की अवस्था थी, संघर्ष की अवस्था थी और युद्ध की अवस्था थी। यानी जब मनुष्य जो है वो एकदम से स्वार्थी है, झगड़ालू है, बात बात में लड़ने के लिए तैयार है, तो प्राकृतिक अवस्था निश्चित रूप से युद्ध की अवस्था होगी, निश्चित रूप से झगड़ा की अवस्था होगी। तो वही हाफ्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था अराजकता थी, यानी कोई शासन नहीं था, मनमानी लोग ढंग से कार्य करते थे, किसी को मार दिया, किसी को कर दिया, बात बात पे झगड़ा होने लगता था। तो ये युद्ध की अवस्था थी, जो शक्तिशाली होता था वही जीता था, कमज़ोर मर जाते थे। ये मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी, जैसे तालाब में बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से समाज में जो निर्बल व्यक्ति हैं उनको जो है सबल व्यक्ति जो है उनको मार डालते थे। उनसे शक्तिशाली आ गया तो उसने उसको मार दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस का बोलबाला था, ये कहावत है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत है वही राज करेगा। ये अवस्था थी, शक्ति का बोलबाला था, शक्तिशाली को ही जीवित रहने का अधिकार था। तो ऐसी अवस्था थी। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी हाफ्स के अनुसार? अराजकता की अवस्था थी, संघर्ष की अवस्था थी, युद्ध की अवस्था थी, क्योंकि इसने मानव स्वभाव के बुरे पक्ष का वर्णन किया, इसलिए प्राकृतिक अवस्था भी इसकी युद्ध की अवस्था थी। लेकिन लाक ने क्या किया? लाक ने मानव को अच्छा माना, इसलिए इसकी प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी। इसने कहा प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति की अवस्था थी, संपन्नता की अवस्था थी, सहयोग की अवस्था थी, समानता की थी, स्वतंत्रता की अवस्था थी, यानी सब लोग सहयोग पूर्वक प्रेम पूर्वक रहते थे, सबको समानता और स्वतंत्रता थी, यानी अच्छे पक्ष का वर्णन किया। प्राकृतिक अवस्था में अगर आपको अराजकता और युद्ध आए तो हाफ्स, शांति और संपन्नता आए तो लाख,
और रूसो कैसे पहचानेंगे? उत्कृष्ट जंगली अवस्था, यानी कहता था कि ये उत्कृष्ट जंगली अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था, लेकिन उत्कृष्ट है। देखो अब दोनों का अंतर आप समझ में आ रहा है, बुरा भी कह रहा है, इधर अच्छा भी कह रहा है। तो जंगली है यानी मनुष्य जंगली रहा, जानवर की तरह रहता था, लेकिन ये अवस्था उत्कृष्ट थी। रूसो ने कहा कि जंगली अवस्था को उत्कृष्ट इसलिए कहा क्योंकि उसने कहा कि इस अवस्था में आज के जो सभ्य मनुष्य हैं उनमें उसकी तरह उसमें बुराइयां नहीं थी, छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं था उसके अंदर, वो इन सब चीज़ों को नहीं जानता था, लालच उसके अंदर नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, इसलिए यह अवस्था जो उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। इसीलिए वो कहता है कि हमें फिर से प्रकृति की अगर हमको अच्छा जीवन जीना है तो हमें फिर से वही प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना चाहिए, क्योंकि वही हमें शांति और संपन्नता प्रदान कर सकते हैं। प्रकृति की ओर लौटो, ये रूसो का बहुत बेहतरीन नारा है, बहुत फेमस नारा है। अब कई बार पूछा है प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा है, तो प्रकृति की ओर लौटो रूसो ने कहा है। तो ये रूसो का इसीलिए कहा उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। कहा जंगली अवस्था में क्योंकि बुराइयां नहीं थी, बुराइयां तो समाज की देन है। वर्तमान जो सभ्य मनुष्य जो संस्थाएं हैं, इन लोगों ने बुराइयां पैदा की। इसीलिए वो कहता है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी पैदा तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमेशा जो है हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि समाज में जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे उसको बंधन बांधता चला गया। ठीक है फ्रेंड, तो उसने कहा उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। इसलिए अगर कोई पूछे कि उत्कृष्ट जंगली अवस्था क्यों कहा, क्योंकि वो जंगली अवस्था में वर्तमान मनुष्य सभ्य मनुष्य के दुर्गुण नहीं थे, इसलिए उस अवस्था को उत्कृष्ट जंगली अवस्था कहा। पशु की भांति वो एकाकी और मस्त रहता था। जैसे पशु जंगल में घूमता रहता, अकेले रहना पसंद करता है, उसी तरह वो एकाकी था, लेकिन मस्ती से पूरा जिंदगी व्यतीत करता था। ना तो उसको पशु के समान कोई घर था, ना तो उसको कोई लालच थी कि हमको घर बनवाना है, संपत्ति इकट्ठा करना, जो पाया खाया, जो सोया जहाँ पड़ गया, जहाँ रात हो गई वहीं सो गया, फिर सुबह उठा, जो पाया खाया पिया, मस्त रहा। तो ये अवस्था थी, स्वतंत्रता समानता की अवस्था थी। हर लोग जंगल में जैसे पशु स्वतंत्र होता है, सब समान होते हैं, वैसे वहाँ भी मनुष्य भी प्राकृतिक अवस्था के स्वतंत्र और समान थे। उनके लिए भद्र वनवासी कहा जंगल में रहने वाला भद्र पशु था। भद्र वनवासी और भद्र पशु दोनों शब्द एक ही हैं, और दोनों के लिए अंग्रेजी में नोबेल सेवेज का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब कहे उत्कृष्ट जंगली अवस्था किसकी थी? रूसो की। कौन सी अवस्था? भद्र वनवासी की अवस्था थी, रूसो की थी। पशु की भांति एकाकी और मस्त जीवन कौन व्यतीत करता था? रूसो की अवस्था का मनुष्य व्यतीत करता था। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान लेंगे। प्राकृतिक अवस्था युद्ध की, हाफ्स। प्राकृतिक अवस्था शांति की, लाख। प्राकृतिक अवस्था उत्कृष्ट जंगली अवस्था, रूसो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले आते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में क्या व्यक्ति को कोई अधिकार भी मिले हुए थे? तो हाफ्स जो है एक अधिकार की बात करता है, वो है आत्मरक्षा का अधिकार, कि इसी को प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा देता है। लेकिन लाक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों को तीन बताता है कि व्यक्ति को तीन तरह के प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे। वो कौन कौन थे? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और ये इन अधिकारों का इतना प्रबल समर्थक था कि जब राज्य का निर्माण होता है तो व्यक्ति जो है अपने अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करते हैं। हाफ्स ने कहा कि व्यक्ति अपने, जब समझौता होता है तो व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों को त्याग देते हैं और तब जो है राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये जो है अधिकारों का इतना प्रबल समर्थक था लाक, तो उसने कहा कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार मिला हुआ है, यह उसका जो है मौलिक अधिकार है, जन्मजात अधिकार है, इसको उससे छीना नहीं जा सकता है। इसलिए यह अधिकार व्यक्ति के साथ ही रहेंगे, वो चाहे प्राकृतिक अवस्था में रहे चाहे राज्य में रहे। इसीलिए लाक को जो है अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। और रूसो ने किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अवस्था की कोई कल्पना नहीं की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, समझौते का कारण। तो हाफ्स ने बताया कि जो वातावरण प्राकृतिक अवस्था का था, अराजकता का, युद्ध की, संघर्ष की, इसी अराजकता के वातावरण से, इसी अराजकता की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौता किया। लाक ने कहा कि समझौते कारण क्या बताया? तो लाक ने तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी बताई थी कि प्राकृतिक अवस्था जो है शांति की, संपन्नता की थी, सद्भावना की थी, तो फिर समझौते करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो लाक ने कहा कि ये अवस्था शांति की थी ज़रूर, लेकिन गारंटी नहीं थी कि अवस्था हमेशा ऐसी बनी रहे, क्योंकि जो नियम थे प्राकृतिक अवस्था के, उन नियमों को पालन कराने वाली कोई संस्था नहीं थी, कार्यपालिका नहीं थी।
नियम तोड़ने वाले को दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी, न्यायपालिका नहीं थी, कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी, व्यवस्थापिका नहीं थी। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों संस्थाएं का अभाव था। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आप जानते हैं, इन तीनों को हम संयुक्त रूप से सरकार कहते हैं। तो सरकार नहीं थी उस समय, इसलिए सरकार के अभाव में व्यक्ति की जो प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये अधिकार खतरे में पड़ गए। व्यक्ति अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरे अधिकारों को, दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने लगा, उसकी स्वतंत्रता को छीनने लगा। तो ऐसे में प्राकृतिक अधिकार खतरे में पड़ गए और लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए समझौता किए और राज्य की, समाज की स्थापना की। रूसो कहता है कि समझौते के कारण, उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो है भद्र, उसने कहा ना उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी, जंगली अवस्था थी लेकिन बढ़िया अवस्था थी, अच्छा अवस्था थी। लेकिन उसने कहा कि इस अवस्था में जब व्यक्ति आगे चलकर विवेक उसके पास आया, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो संपत्ति का जन्म हुआ। और जिस दिन व्यक्ति के अंदर संपत्ति को इकट्ठा करने की भावना आई, संपत्ति का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन से प्राकृतिक अवस्था की जो शांति थी वो खत्म हो गई। और इसके बाद लोग संपत्ति की इकट्ठा करने के लिए मार काट पे उतारू हो गए, यानी अराजकता की स्थिति आ गई। पहले अवस्था लाख की तरह, रूसो ने कहा पहले अवस्था जो शांतिपूर्ण था, भद्र मानुष था, वो भद्र पशु था वो, इसलिए अवस्था शांतिपूर्ण थी, लाख की तरह बताया। लेकिन आगे चलकर उसने कहा कि जब संपत्ति का उदय हो गया तो फिर अराजकता का माहौल हो गया, क्योंकि जो शक्तिशाली था वो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने लगा, लोगों को मारने लगा, लोगों को जीवन स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। इसलिए लोगों ने समझौता किया। संपत्ति के उदय के कारण व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। इसीलिए कहा जाता है कि रूसो जो है वो लाख से शुरू करता है अपने समझौते को और हाथ से पे ला करके ख़त्म कर देता है। यानी शांतिपूर्ण ढंग से शुरू करता है और ला करके अराजकतापूर्ण स्थिति पर ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो संपत्ति के उदय के कारण समानता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है रूसो ने कहा कि व्यक्तियों ने समझौता किया। आगे समझौते के प्रकार, हाब्स केवल एक प्रकार के समझौते को बताता है। ये कहता है कि व्यक्ति और व्यक्तियों ने, यानी व्यक्ति प्लस व्यक्ति, यानी व्यक्तियों ने आपस में समझौते करके अपने समस्त अधिकार, अपनी समस्त स्वतंत्रता को एक व्यक्ति या राजा में को सौंप देते हैं, जिसको उसने लेवियाथन कहा। यानी व्यक्तियों ने समझौता किया, एक समझौते की बात कहता है हाब्स। ठीक है, और इसी एक समझौते के द्वारा समाज और राज्य दोनों की उत्पत्ति होता है। ठीक है, समाज और राज्य दोनों की उत्पत्ति, इसीलिए हाब्स ने समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं माना है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा कि समझौता केवल एक होता है हाब्स केवल एक समझौते की बात करता है। व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया, इसमें शासक नहीं था, शासक और व्यक्तियों के बीच समझौता नहीं हुआ, केवल व्यक्तियों ने समझौता किया। शासक के ऊपर समझौते की शर्तें लागू नहीं होती हैं, क्योंकि इसने एक ही समझौता किया और उसी समझौते से समाज और राज्य दोनों की उत्पत्ति होती है। यानी इसने समाज और राज्य को एक ही माना, उसमें अंतर नहीं माना। लाक ने दो प्रकार के समझौते की बात कही। उसने कहा कि पहला समझौता जो है व्यक्ति आपस में करते हैं, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है, और इस समझौते के द्वारा व्यक्ति जो है वो समाज की स्थापना करते हैं। और दूसरा समझौता जो होता है वो शासक और शासित, यानी प्रजा शासित का मतलब प्रजा मतलब समाज के लोग, यानी समाज और शासक में होता है। तो शासक भी दूसरे समझौते का एक पक्ष बन जाता है। समझौते की शर्तें शासक के ऊपर भी लागू होती हैं, यहाँ लागू नहीं होती हैं, क्योंकि शासक समझौते का एक पक्ष नहीं था और यहाँ शासक समझौते का एक पक्ष है, इसलिए इसके ऊपर भी लागू होती है शर्तें। ठीक है, और इसके द्वारा राज्य की स्थापना हुई। तो इसने जो है दो प्रकार की समझौते की, एक प्रकार के समझौते से समाज की उत्पत्ति हुई, दूसरे के द्वारा समझौते से राज्य या सरकार की उत्पत्ति हुई, चाहे राज्य का हो चाहे सरकार का हो। तो इसने समाज और राज्य में अंतर माना है, लेकिन इसने जो है हाब्स ने समाज और राज्य में अंतर नहीं माना। तो ये एक प्रकार के समझौते की बात करता है, ये दो प्रकार के समझौते की। रूसो भी केवल एक प्रकार के समझौते की बात करता है हाब्स की तरह, यानी व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और समझौता करके समाज या राज्य की उत्पत्ति की। तो ये भी समाज और राज्य में अंतर नहीं मानते हैं, यानी रूसो और हाब्स दोनों समाज और राज्य में अंतर नहीं मानते हैं, दोनों केवल एक समझौता करते हैं, जबकि लाक जो है समाज और राज्य में अंतर मानते हैं और दो प्रकार के समझौते की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। राज्य का स्वरूप क्या था, यानी समझौते द्वारा जिस राज्य की उत्पत्ति हुई उसका स्वरूप क्या था। तो हाब्स ने कहा कि समझौते के द्वारा एक निरंकुश राजतंत्र की उत्पत्ति हुई।
ये निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं, जबकि लाक ने कहा कि समझौते के द्वारा मर्यादित राजतंत्र, इसी मर्यादित राजतंत्र को सीमित राजतंत्र भी कहते हैं, इसी को वैधानिक राजतंत्र भी कहते हैं। मर्यादित राजतंत्र का मतलब ये होगा राजा तो होगा लेकिन उसकी शक्तियाँ एकदम सीमित होंगी, यानी वो नाम मात्र का होगा। शक्तियों का वास्तविक उपयोग कौन करेगा? जनता के प्रतिनिधि करेंगे, जनता के जो चुने हुए लोग होंगे वो करेंगे। इसीलिए लाक की शासन व्यवस्था को प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। यानी लाक जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन नहीं था, जैसा कि रूसो कहता है। इसमें कहता है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी, जनता अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, वो व्यवस्थापिका में जाएंगे और व्यवस्थापिका के अनुसार ही शासक कार्य करेगा। यानी व्यवस्थापिका को महत्वपूर्ण माना। अब व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण मानने के कारण इस शासन व्यवस्था को हम प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। यानी प्रतिनिधियों का शासन रहेगा, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कहा जाए कि मर्यादित राजतंत्र का समर्थन किसने किया? लाक ने। सीमित राजतंत्र का किसने समर्थन किया? लाक ने। वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किसने किया? लाक ने। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का किसने समर्थन किया? लाक ने। ये चारों शब्दावलियाँ एक ही हैं। यदि आप में इसमें से कोई भी आए तो उत्तर लाक होगा। ठीक है, समझौते के द्वारा इस लाक ने किस शासन की कल्पना की? तो उसमें से चारों में से जो भी उत्तर आए आप मार दीजिएगा। रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इसने कहा कि समझौते के द्वारा जो राज्य का स्वरूप होगा वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब होगा कि जनता जो है डायरेक्ट शासन करेगी, वो मिलकर कानून बनाएगी, सब लोग मिलकर के, सब लोग कानून तोड़ने वाले को दंड देंगे मिलकर के, और कानून को पालन भी सब लोग मिलकर ही करवाएंगे। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों कार्य जो है जनता डायरेक्ट करेगी। तो जहाँ जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भाग ले उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और जहाँ जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, जैसा लाक वाले में था, उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो रूसो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पुजारी था, इसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के शासन व्यवस्था की बात कही। इसने कहा कि सामान्य, और जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होगा वो कैसे काम करेगा? तो उसने कहा सामान्य इच्छा पर आधारित राज्य का प्रतिपादन किया। यानी कि राज्य जो होगा वो सामान्य इच्छा के आधार पर कार्य करेगा, जनता की सामान्य इच्छा के आधार पर कार्य करेगा। ठीक है, और सामान्य इच्छा क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है फ्रेंड्स, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य इच्छा, अगर ये शब्द कहीं भी आ जाए तो सामान्य इच्छा के साथ रूसो का नाम जुड़ा है। आप आंख मूंद के मान दीजिएगा, सामान्य इच्छा से कुछ भी पूछे, सामान्य इच्छा का नाम रूसो समझ लीजिए। अगर सामान्य इच्छा पे आया तो रूसो को आप मारिएगा। ठीक है, अच्छा, अगला है राज्य के विरोध का अधिकार। तो हाब्स जो है वो निरंकुश राजतंत्र की कल्पना करता है, लेकिन इसके बाद भी एक अधिकार कहता है कि व्यक्ति जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए राज्य को स्वीकार करता है, समझौता करके राज्य की उत्पत्ति करता है। इसलिए यदि व्यक्ति, राज्य जो है उसकी आत्मरक्षा करने में असमर्थ है तो व्यक्ति जो है राज्य का विरोध कर सकता है। यानी आत्मरक्षा के अधिकार के कारण ही, केवल एक ही अधिकार यही है जिसके कारण व्यक्ति जो है राज्य का विरोध कर सकता है। वो अधिकार कौन सा है? आत्मरक्षा का अधिकार। लाक कहता है कि व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध कर सकता है। इसने कहा कि 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जो प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मिले हुए थे वो राज्य में भी मिले हैं। यदि शासक व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो शासक को बदल दे, उसका विरोध करे। लेकिन रूसो जो है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहीं भी राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि उसने जो जिस राज्य की कल्पना की वो सामान्य इच्छा पर आधारित थी, और सामान्य इच्छा उसका मानना है कि यह विवेकपूर्ण इच्छा होती है, यह हमेशा जन कल्याण में कार्य करती है, इसलिए व्यक्ति को इसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो ये कोई विरोध का अधिकार नहीं देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि हाब्स, लाक, रूसो के विचारों में क्या समानता थी। अभी हमने देखा कि हाब्स, लाक, रूसो के विचारों में क्या समानताएं थी। ठीक है, इन तीनों समझौते को एक तुलनात्मक रूप से समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब हम देखते हैं तीनों में क्या समानता थी। तीनों का उद्देश्य एक ही था, बस उनके रास्ते केवल अलग थे। और तीनों का उद्देश्य क्या था? पहला समानता इनमें थी कि दैवीय उत्पत्ति के अधिकार का खंडन करना। राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत था वो कौन सा था? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी ये कहता है कि राज्य का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया। तो इस धारणा को खंडन करने के लिए हाब्स, लाक, रूसो ने तीनों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये तीनों की समानता है कि तीनों का उद्देश्य जो था दैवीय उत्पत्ति के अधिकारों का खंडन करना। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था उसका तीनों ने खंडन किया।
ठीक है। दूसरी समानता है कि राज्य एक कृत्रिम और मानवीय संस्था है। तीनों ने कहा कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया, तीनों की विचारधारा मिलेगा। राज्य को व्यक्तियों ने बनाया, आप मिल करके बनाया। तो राज्य क्या हुआ, एक कृत्रिम संस्था है, बनाया गया है, इसका निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। और एक मानवीय संस्था है, इसका निर्माण मानव ने किया, व्यक्तियों ने किया। तो तीनों की विचारधारा में ये समानता है कि तीनों राज्य को कृत्रिम और मानवीय संस्था मानते हैं। तीनों जो है ये बताते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति के समझौते का फल है। यानी राज्य का निर्माण कैसे हुआ, तो राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में समझौते के द्वारा किया। ये तीनों की विचारधाराओं में आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों में तीनों का नाम बड़ा आदर्श लिया जाता है। जब भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा होती है तो हाब्स लॉ रूसो का नाम हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके पहले फ्रेंड्स मेरा जो वीडियो एक आया था सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पहला वीडियो, जिसमें सामाजिक समझौते का अर्थ और उसका विकास, आलोचना और महत्व के बारे में बताया गया। तो उसमें बताया था मैंने कि सामाजिक समझौता सिद्धांत यद्यपि बहुत प्राचीन है, काफ़ी लोगों ने इसका चर्चा किया है, लेकिन इस समझौते को वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन करने में, इसको वास्तव में लोकप्रिय बनाने में हाब्स लॉ रूसो का नाम आता है। इसीलिए जब भी हम कहते हैं कि सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हाब्स लॉ रूसो, ये तीनों का नाम आएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है इन तीनों में समानता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों में तीनों का नाम आता है। ठीक है। अगला है कि तीनों ने अपने विचारों में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और अनुबंध की चर्चा की। आपने तीनों के विचार आपने देखे हैं, अलग अलग वीडियो में आपने देखा, आपको अलग अलग वीडियो में मैंने पढ़ाया। तो उसमें आपने देखा होगा कि तीनों ने मानव स्वभाव की बात कही, तीनों ने प्राकृतिक अवस्था की बात कही, तीनों ने अनुबंध की बात कही। ये अलग बात है कि तीनों का मानव स्वभाव अलग था, तीनों की प्राकृतिक अवस्था और अनुबंध का कारण भी अलग था, वो बात अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि तीनों की मंजिल एक थी लेकिन रास्ते अलग अलग थे। तो ये फ्रेंड्स हाब्स लॉ रूसो में समानता थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है और अधिक मजबूत हुआ होगा। फ्रेंड्स, यदि आपने हाब्स लॉ रूसो के जो इंडिविजुअल वीडियो आए हुए हैं, यदि आपने उसको नहीं देखा तो निश्चित डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन वीडियो में नहीं बताई गई हैं, बहुत से कोटेशंस ऐसे हैं जो नहीं बताया गया है उसमें। तो वो आपका बेस एकदम मजबूत करेगा, तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको देखे रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बेस को और मजबूती प्रदान कर देगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको कहीं कोई इस वीडियो में सुधार चाहिए या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके विषय में यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मेरा यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपके समस्याओं का निदान कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।